Okay, now we are going to start with number 3, that is ecological diversity. ठीक है, अब हम तीसरे टाइप की बात करते हैं, दैट इज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल इकोलॉजी. इकोलॉजी जो होता है वो इकोसिस्टम की स्टडी होती है ना. हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी कि जितने भी तरह के हैबिटेट हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रहने के अकॉर्डिंग, हम लोग जहाँ जहाँ सर्वाइव करते हैं, हमारा जो रहने का जगह है, हमारा जो इकोसिस्टम है, हमारा जो हैबिटेट है, उसके अकॉर्डिंग डाइवर्सिटी को हम क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. तो लेट्स हैव द डेफिनेशन. इट इज defined as diversity based on ecosystem and habitat of organism. तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, देखिए ये जो डाइवर्सिटी है वो हमारे इकोसिस्टम, हमारे पारिस्थितिकी तंत्र और हमारे रहने की जगह के बेसिस पर होती है. इस मामले में इंडिया काफ़ी आगे है. ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास कई तरह के रीजन्स मौजूद हैं. तो हमें यहाँ पे ये पॉइंट मेंशन करनी चाहिए. दिस डाइवर्सिटी इज रिच इन इंडिया due to large variety of habitat like desert, rainforest, wetlands, deciduous forest, grasslands, etc. है ना. तो देखिए हम ये बताना चाह रहे थे कि हमारी जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है ना, उसके मामले में इंडिया काफ़ी आगे है, काफ़ी रिच है हम, क्योंकि हमारे पास कई तरह के हैबिटल एरिया हैं, कई तरह के रहने की हमारे पास जगह है. जैसे कि आपको एग्जांपल्स में दिख रहा है, डेजर्ट्स बहुत तरह के हैं हमारे पास, रेन फॉरेस्ट, वेटलैंड्स, डिसिडुअस फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड etc. यहाँ पे आप सब समझ सकते हैं. यहाँ पे मैं आपको वेटलैंड्स के बारे में बता दूँ कि वेटलैंड हम किसको कहते हैं. वेटलैंड का मतलब कंप्लीट वाटर जोन नहीं होता है. जमीन के सरफेस पर कुछ इंच तक वाटर लेयर पाया जाना, सम इंच. जैसे फॉर एग्जांपल क्रेन एक बर्ड आपने देखा है जिसकी काफ़ी लॉन्ग लेग्स होती हैं और वो वाटर पे क्रॉल करते हैं, ऐसा लगता है कि दे आर क्रॉलिंग ऑन वाटर. तो उस तरह के जो क्रेन बर्ड होते हैं ना, वो वेटलैंड्स में ही होते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा गहरा पानी नहीं होना चाहिए. वो पानी और ज़मीन से कुछ इंच, सम लिटिल इंच पे थोड़ा सा वाटर प्रेजेंट होता है. उस एरिया को हम क्या कहते हैं, वेटलैंड कहते हैं, है ना. तो वेटलैंड हम उसी तरह के एरिया को कहते हैं. और यहाँ पर क्रेन्स काफ़ी ज़्यादा फेमस होती है, क्रेन्स काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलती हैं. तो डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड, दिस इज द कंडीशन. अब हम हमारे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की टाइप्स को देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिचनेस है, वैरायटी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको कई कैटेगरीज में बांटा गया है. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. Now it is of 3 types. Number 1 is alpha diversity. Number 2 we are having is beta diversity. And number 3 it is gamma diversity. तो यहाँ पर हमें 3 तरह की डाइवर्सिटी देखने के लिए मिल रही है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, दैट इज अल्फा, बीटा एंड गामा डाइवर्सिटी. अब बात करते हैं अल्फा डाइवर्सिटी के बीच में. ये क्या होती है एग्जैक्टली, ये क्या होती है? अल्फा डाइवर्सिटी जो होती है विद इन कम्युनिटी, है ना. ये एक ही तरह के समुदाय के बीच में पाई जाने वाली डाइवर्सिटी होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गए हो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल एरिया में आप गए हो, तो वहाँ पर जो अलग अलग तरह के प्लांट फैमिलीज़ हैं वो एक ही कम्युनिटी के हैं. अगर उनके अलग अलग तरह के ढंग देखे जा रहे हैं, एक ही कम्युनिटी में अगर हम डाइवर्सिटी देख रहे हैं, चेंजेस देख रहे हैं, तो हम इसको क्या कहते हैं, अल्फा डाइवर्सिटी कहते हैं. वी विल गो विद द एग्जाम्पल्स. नाउ
लेकिन बीटा डाइवर्सिटी में क्या होता है, बिटवीन कम्युनिटी डाइवर्सिटी। ये दो अलग अलग समुदाय के बीच पाई जाने वाली डाइवर्सिटी होती है। दो अलग तरह की कम्युनिटी के बीच में हम ये क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डाइवर्सिटी देख सकते हैं, है ना। तो दो अलग अलग कम्युनिटी के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं दैट इज नोन एज कम्युनिटी डाइवर्सिटी। और गामा में क्या होता है, overall geographical diversity. These are the three types of ecological diversity: alpha diversity, beta diversity and your gamma diversity. ये तीन तरह की डाइवर्सिटी हुई। अब मैं आपको समझा दूं इसमें क्या क्या डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर आप समझ सके। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी एक समुदाय में चेंजेस देख रहे हैं, एक समुदाय में अगर आप वैरायटी देख रहे हैं तो आप उसको क्या कह सकते हैं, अल्फा डाइवर्सिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिर्फ रेन फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं और रेन फॉरेस्ट में जितने भी प्लांट्स हैं उनके हैबिटेट को देख रहे हैं तो दैट इज नोन एज द अल्फा। ठीक है, यहाँ पे आपको किसी एक ही तरह के समुदाय पर फोकस करना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर आप रेन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, इस दोनों के बीच में डाइवर्सिटी देख रहे हैं कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है, दोनों में क्या क्या अंतर है, किसी दो के बीच में अगर हम कम्युनिटी को देखते हैं तो इट इज नोन एज बीटा डाइवर्सिटी। लेकिन अगर आप ऑल टाइप ऑफ ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी देख रहे हैं, आप यहाँ पर ग्रासलैंड की भी बात कर रहे हो, आप यहाँ पर रेन फॉरेस्ट की भी बात कर रहे हो, आप यहाँ पे ट्रॉपिकल एरिया की भी बात कर रहे हो, तो इन सब एरिया की बात अगर आप एक साथ कर रहे हो, यानी कि आप ओवरऑल ज्योग्राफिकल एरिया की बात कर रहे हो, तो इट इज नोन एज आवर गामा डाइवर्सिटी, है ना। तो ये है थ्री टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। नाउ नेक्स्ट कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, वी आर हैविंग द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्पीसीज डाइवर्सिटी ऑन अर्थ। अब हमें थोड़ी बातें करनी है अकॉर्डिंग टू ब्रीफिंग, मोर ब्रीफिंग, ताकि हम थोड़ा और आगे जाएं और डिटेल जानने की कोशिश करें, है ना। तो स्पेसीज डाइवर्सिटी, कितने तरह की स्पेसीज हैं उनको लेकर कुछ बातें जो कि आपको जाननी चाहिए, जो कि हमारे नीट एस्पिरेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो ये जो हमारा एस्टिमेटेड ग्लोबल डाइवर्सिटी है, मतलब कि अनुमान लगाया गया है कि हमारा जो पूरा ग्लोबल डाइवर्सिटी है वो 20 to 50 मिलियन स्पेसीज का है, मीन्स 2 करोड़ to 5 करोड़ मिलियन टू 5 करोड़ स्पेसीज, 2 करोड़ से 5 करोड़ स्पेसीज की आबादी है। लेकिन हमने अब तक सिर्फ 1.7 to 1.8 मिलियन ही स्पेसीज को नॉमिनेट किया है, उनको पहचाना है। तो आखिर वजह क्या है, कहाँ है बाकी के स्पेसीज या कहाँ छुपे हुए हैं, हम क्यों नहीं ढूंढ पा रहे? इसका एक सबसे बड़ा रीज़न बताया जाता है समुद्र, यानी कि ओशियन, डीप ओशियंस एंड सीज। बहुत सारे ऐसे स्पेसीज हैं जो काफ़ी डीप ओशियंस में प्रेजेंट होते हैं, जैसे पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशियन। ये जो हमारा होता है, तो पैसिफिक ओशियन में काफ़ी ज़्यादा स्पेसीज का अनुमान लगाया गया है कि जो वहाँ पे मौजूद हैं, जिनको अभी डिस्कवर या जिनको फाउंड आउट करना थोड़ा प्रोबेबली मुश्किल है। तो बहुत सारे ऐसे वाटर बॉडीज़ हैं, वाटर जोन ऐसे हैं जहाँ पर कई स्पेसीज हैं जिनको अभी भी नॉमिनेट नहीं किया गया है ना। तो अभी तक हमने 1.7 to 1.8 मिलियन स्पेसीज काउंट किया, लेकिन हमारा जो एस्टिमेशन दिया गया हमें ये जो एस्टिमेशन देने वाली जो संस्था है दैट इज़ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट रिपोर्ट, इसके अकॉर्डिंग हमें ये बताया गया, हमें ये सूचित किया गया कि अभी तक हमारे 20 to 50 मिलियन टोटल स्पेसीज हैं अकॉर्डिंग टू ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट। लेकिन हमें 1.7 to 1.8 स्पेसीज ही क्या हुए हैं, नोन हुए हैं, हम उन्हें जानते हैं। अब इस 20 to 50 मिलियन स्पेसीज में बताया जा रहा है, अनुमान लगाया जाता है कि 70% से अधिक एनिमल की प्रजाति होगी, और एनिमल में सबसे ज़्यादा रिच जो स्पेसीज है वो इंसेक्ट की बताई जाती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंसेक्ट की फैमिलीज़ हैं जो अभी भी बची हुई हैं, जिन पर अभी भी वर्क करना बाकी है, क्योंकि आप ऐसे भी जानते हो कि ऑर्थ्रोपोड्स इज़ द लार्जेस्ट फाइलम, है ना। तो यहाँ पे इंसेक्ट की कैटेगरी को लिया गया। लेकिन अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में हमारे जो भी ये फाउना पार्ट है उनमें हमारे फंगस एंड एंजियोस्पर्म्स, ये दो ऐसे
स्पेसीज हैं जिनकी कैटेगरी काफ़ी अधिक होने की संभावना बताई जाती है ना। तो ये है हमारा स्पेसीज डाइवर्सिटी को लेकर। अब देखिए स्पेसीज डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपको एक चार्ट, एक रेशियो याद रखना होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया और हमारे वर्ल्ड का कंपैरिजन, अगर हमारे इंडिया ने 7% कंट्रीब्यूशन दिया है, ओवरऑल ग्लोबल डाइवर्सिटी जो है वो है 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज की टिल नोन, जिसको हम जानते हैं, तो उसमें 7% कंट्रीब्यूशन इंडिया का है। तो 7% स्पेसीज में से कितनी सारी स्पेसीज जो है वो हमारे इंडिया ने हमारे प्लांट के बेसिस पर दी हैं और हमारे एनिमल बेसिस पर दी हैं, अब उसको जानते हैं। तो लेट्स हैव अ कंपैरिजन स्टडी बिटवीन इंडिया एंड वर्ल्ड बेस्ड ऑन प्लांट एंड एनिमल डाइवर्सिटी। नाउ जब हमने स्पेसीज डाइवर्सिटी की बात की और हमारे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जब हमने ऑर्गेनिजम्स को देखा तो हमें ये पता चला कि इंडिया 7% कंट्रीब्यूट करता है। तो लेट्स हैव आपके सामने इंडिया और वर्ल्ड के बीच में एक कंपैरिजन दिखाया गया है कि हमारे जो स्पेसीज डाइवर्सिटी, अगर हम प्लांट किंगडम की बात करें तो प्लांट में हमारे जितने भी टैक्साज हैं वो और उनके कंपैरिजन में हमारे वर्ल्ड है ना। तो इंडिया और वर्ल्ड का कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट किंगडम and on the basis of animal kingdom I have given to you। ये काफ़ी important डेटा है। इस इम्पॉर्टेंट डेटा को आप याद रखें, अक्सर करके इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे एक टर्म लिखा मैंने वायरस को लेकर। इंडिया में अभी भी वायरस के नंबर की एग्जैक्ट वैल्यू का पता नहीं चला है कि हाउ मेनी स्पेसीज ऑफ वायरस आर स्टिल कंट्रीब्यूटेड थ्रू इंडिया, लेकिन बाकी की सारी स्पेसीज के बारे में एक डिटेल दे दी गई है जिसमें हमारे इंडिया का इतना कंट्रीब्यूशन रहा है। लेकिन हमें सिर्फ वायरस के बारे में अभी भी खोज चल रही है कि कितने तरह की वायरस हैं जो जिसका कंट्रीब्यूशन इंडिया से दिया गया है, एंड द टोटल वर्ल्ड वायरस स्पीसीज हैव बीन गिवन टू यू। तो दिस इज अ कंप्लीट रेशियो। अब मैं टारगेट एस्पिरेंट्स, नीट एस्पिरेंट्स से कुछ बात करना चाहती हूँ, और वो ये है कि अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको डिटेल पता होना चाहिए। आपको करंट अपडेट्स जो हमारे डाइवर्सिटी से रिलेटेड हो रहे हैं उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। कई ऐसे वेबसाइट है जहाँ जाकर आप अपनी उस तरह की स्टडीज़ को पूरा कर सकते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे ग्लोबल डाइवर्सिटी से रीच होती हैं। यहाँ पर हमारे पास जूलॉजिकल सोसाइटी से रिलेटेड कई ऐसे वेबसाइट्स दिए जाते हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स रिसर्च कर रहे होते हैं और जहाँ पर डाइवर्सिटी के बारे में पता चलता है कि इतने सारे नए स्पीसीज जो हैं वो नॉमिनेट हुए हैं, है ना। तो आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए कुछ ऐसे लिंक या कुछ ऐसी वेबसाइट के बारे में मैं इंट्रोड्यूस कर दे रही हूँ जहाँ जाकर आप अपनी स्टडीज़ को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं अबाउट योर रिसर्च। कई ऐसी चीज़ें हैं जो बुक में पब्लिश नहीं होती हैं, काफ़ी वक्त लगता है उसकी स्टडी आते आते, और वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, अभी फ्री टाइम है, अगर आप स्टडीज़ कर रहे हो उस दौरान आपको एक रेशियो, एक आइडिया मिल सकता है। तो वी आर हैविंग सम स्पेशलाइज्ड लिंक, और उसी लिंक के बाद आपका ये जो वीडियो है हमारा ये ख़त्म होगा। दैट इज़ ऑल अबाउट बायोडाइवर्सिटी। इन नेक्स्ट क्लास वी विल गो विथ आवर नेक्स्ट वीडियो, एंड द नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑफ योर द फैमिली, द टैक्सॉन, द क्लासिफिकेशन सिस्टम, why classification is important, and everything we will be dealt with. Till then, take care and see you soon.